Hello students, in this video lecture we are going to discuss about latent heat, evaporation and sublimation. Before we talk about latent heat, let's discuss about the basic concepts of boiling. So स्टूडेंट अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें वाटर का, तो जब हम इसको हीट करेंगे, सपोज हमने रूम टेम्परेचर पे जो कि 23 डिग्री सेल्सियस है पे हमने वाटर लिया और उसको हीट करना स्टार्ट किया और हमने एक सेटअप इस तरीके से डिज़ाइन किया कि हमने थर्मोमीटर को डिप कर रखा है वाटर में। तो अब जब हम इसको कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। हम ये कहेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और एक टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। हम कहेंगे कि इसके वेपर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जैसा हमको पता है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा और हमको इसकी वेपर्स मिलने लग जाएंगी। बट स्टूडेंट यहाँ पे नोट पॉइंट ये है कि जब हम इसको हीट करेंगे कंटिन्यूसली, तो एक कंडीशन पे तो हमने जैसे कहा कि 23 डिग्री स्टार्टिंग टेम्परेचर था, हमने हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करता गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं वो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में यूज़ हो रही है। बट जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, बॉइलिंग पॉइंट पे अपने ये पहुंच गया, अब जब हम हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसका जो वेपर्स हैं वो इसकी काफ़ी हाई रेट से फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट आप जो देखेंगे जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो कांस्टेंट आपका बना रहेगा। तो स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लेटेंट हीट का यूज़ करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि लेटेंट हीट इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हीट विच रिक्वायर्ड बाय सबस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट राइज ऑफ इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। हिडन हीट भी हम इसको कहते हैं। तो जैसा भी हमने कहा कि जब हम इसको हीट देना स्टार्ट किया, 23 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग टेम्परेचर था और उसके बाद कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, तो इस टाइम पे जो हमने हीट इसको प्रोवाइड की वो लेटेंट हीट नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हीट विच रिक्वायर्ड बाय द सबस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट, स्टेट भी चेंज हुई। तो स्टेट चेंज कब होना स्टार्ट हुई? जब हमारे पास वेपर्स स्टार्ट होने लग गए, और वेपर स्टार्ट होने लगे विदाउट राइज ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उस टाइम पे जब हमने इसको हीट दी, उसके बाद फर्दर टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ, आपका क्या हुआ? वेपर्स क्रिएट होने लगे। डैट मीन जो इसकी स्टेट है वो चेंज होने लगी। तो इस कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमने हीट दी है, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया उसके बाद जो हमने हीट दी है वो कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। वो यूज़ हो रही है किसमें? इसकी जो फिजिकल स्टेट है उसको चेंज करने में। Because it become hidden in the substance undergoing the change of state and does not show its presence by rising the temperature। हम इसको hidden it इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है हमको कोई भी चेंज नहीं दिखाती है, जो इनके टेम्परेचर में है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और हम ये कह सकते हैं कि ये हिडन फॉर्म में यूज़ होती है किसमें? इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं द लेटेंट हीट इज दैट हीट विच इज़ यूज अप इन ओवरकमिंग द force of attraction between the particles of substance during the change of state. It does not increase the kinetic energy of the particles of the substance, and since there is no rise in the temperature of the substance. So स्टूडेंट जैसा हम कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं किसी सब्सटेंस का, तो इनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मूवमेंट है, जो वाइब्रेशन है, वो इंक्रीज हो जाता है। हम ऐसा मान सकते हैं और इसी के कारण हम कहते हैं कि इनका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। बट जब हम हीट एनर्जी देते हैं, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है, या हम ये कहें जब इसका टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, खाली फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उस टाइम पे जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं सिस्टम को, वो यूज़ होती है इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम करने में। या हम ये कह सकते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके अगेंस्ट जो वर्क करती है वो हमारी लेटेंट हीट वर्क करती है। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी उसको इंक्रीज ये बिल्कुल भी नहीं करती है। तो जैसा हमको पता है कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। बट जैसा हमने कहा कि लेटेंट हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती है, वो सिर्फ क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, वो जो फोर्स इनके बीच में वर्क कर रहा है उसको क्या करती है? वीक कर देती है, या हम ये कह सकते हैं उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, जिससे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर चल जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेटेंट हीट, दैट इज latent heat of fusion or latent heat of vaporization. First we will discuss about latent heat of vaporization. The amount of heat in joules which is required to convert unit mass or 1 kg liquid in vapors form without rise in temperature is known as latent heat of
वेपराइजेशन। सो फ्रेंड, जब हम वेपराइजेशन परफॉर्म करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे अगर हम 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करें वेपर फॉर्म में विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, तो इस प्रोसेस को करने के लिए जितनी हीट हमको रिक्वायर्ड है हम उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, latent heat of vaporization of water is equal to 22.5 into 10 to the power 5 joules of heat is required to change 1 kilogram of water at its boiling point to steam. So वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एट बॉइलिंग पॉइंट हमको कितनी एनर्जी चाहिए, 22.5 इंटू 10 टू द पावर जूल्स हीट हमको चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है यही हमारे लिए क्या है, लेटेंट हीट की वैल्यू फॉर दी वाटर। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन का बेसिकली मतलब है यहाँ पे मेल्टिंग से, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम मेल्ट करेंगे सॉलिड को तो हम जो लेटेंट हीट का डिस्कशन करेंगे वो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास और 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो आइस का एग्जांपल ले सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स 10 टू द पावर 5 joules of heat is required to convert 1 kg of ice to water। जितने भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस जो हमारे पास हैं, उनके लिए जो लेटेंट हीट की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। वाटर के लिए जैसे हमने डिस्कशन किया कि जो लेटेंट हीट की वैल्यू है वो हमने बताई, बट जो हमारे बाकी सब्सटेंस हैं उनके लिए ये वैल्यू अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो नेचर पे डिपेंड करता है हमारे पास किस टाइप की फोर्स अवेलेबल हैं, जो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो बेसिकली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कैसा है इस पर डिपेंड होती है हमारी लेटेंट हीट की वैल्यू। So our next topic is sublimation. According to the definition, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation और vice versa. तो हम ये कह सकते हैं कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए तो हम उसको सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर गैस स्टेट का डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो जो एग्जांपल हैं जो कंपाउंड सब्लिमेशन शो करते हैं वो उनमें आप अमोनियम क्लोराइड को कंसीडर कर सकते हैं, आयोडीन को कंसीडर कर सकते हैं, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स एंड एंथ्रासिन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सो स्टूडेंट, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमने सब्लिमेशन को शो किया है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन दिखाया है हमने। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लिक्विफाई नहीं होता, सीधे वेपराइज होके क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो बाउंड्रीज है हमारे पास फनल की वहाँ पे। तो इसकी लिक्विड स्टेट हमको नहीं मिलेगी, हमारे पास ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, वेपर फेस में कन्वर्ट हुआ, देन क्या हो गया हमारे पास सॉलिड फेस में कन्वर्ट हो गया, बट ये लिक्विड फेस में कन्वर्ट नहीं होता है। Our next topic is evaporation. According to the definition, evaporation is the phenomena in which a liquid changes to gaseous state below its boiling point. तो जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि हम बॉईल करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, देन वो लिक्विड से वेपर फेस में कन्वर्ट होने लग जाता है। बट ऐसा भी कई सारे एग्जांपल आप देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, जहाँ पे हमारे पास लिक्विड जो होते हैं वो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे ही वो वेपर फेस में क्या होने लग जाते हैं, लिक्विड गैस फेस में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम घरों में नॉर्मली ड्राई करते हैं अपने क्लोथ्स को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है हमारा एनवायरनमेंट का ऑलमोस्ट 30 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसा आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे पास जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टिल आप ये कहते हैं कि जो लिक्विड है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो गया, जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। तो स्टूडेंट, वहाँ पे आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो फिनोमिना है वो इवेपोरेशन का है। वहाँ पे हमारे पास वाटर जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचने से पहले ही क्या हो गया है, वेपर फेस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम बात करें इसके रीज़न की कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं वो काफ़ी सारे लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे ही वेपराइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम डायग्राम कंसीडर करें वाटर का, तो जो इसके बल्क में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जैसा हमने यहाँ पे दिखाया, इसमें क्या होगा कि जो इसके नेबरिंग्स मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको जो जितनी भी डायरेक्शंस हैं सब तरफ से उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो अट्रैक्शन फोर्स है वो यूनिफॉर्म है, सारी डायरेक्शन में अवेलेबल है।
बट अगर हम इसके सरफेस के मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो उसमें इनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बट अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास चूंकि मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, एयर प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे कि इसका खाली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस हैं बट आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है अदर मॉलिक्यूल्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल। तो हम ये कह सकते हैं जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसका अट्रैक्शन फोर्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हमें इसको वेपर फेस में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये हमारे पास ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। सो water molecules are attracted by other water molecules in all direction, but at the surface of water the water molecules are pulled only inward, therefore they has less attraction force and can easily converted into vapor phase. सो अगर हम बात करें इसके जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे वेपराइजेशन को, तो हमारे पास मेनली यहाँ पे 4 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो वेपराइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। बट बेसिक अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें तो वेपराइजेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड वेदर कंडीशन। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर एनवायरनमेंट का होगा उतना इजीली इवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा हम एक्सपोज करेंगे लिक्विड को एनवायरनमेंट में वो उतना ज़्यादा या उतना इजीली हम कह सकते हैं इवेपोरेशन परफॉर्म करेगा। और लास्ट है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन, ह्यूमिडिटी कितनी है, वेदर में मॉइस्चर कितना है, इन बातों पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है, इवेपोरेशन इंक्रीजेस इफ द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर इज लार्ज एज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस इंक्रीजेस। This increases the probability of more water molecules breaking free on acquiring sufficient kinetic energy। जैसा अभी हमने देखा जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड होता है। तो अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इवेपोरेशन परफॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारे पास इवेपोरेशन ईजिली हो जाएगा। Next, evaporation is more as the temperature approaches the boiling point of the water. As the temperature increases, the kinetic energy of the molecule increases. This decreases the extra kinetic energy the surface molecule require to break free or evaporate. So, evaporation increases. So, basic है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैसे भी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जो हम बात कर रहे थे सरफेस मॉलिक्यूल को इवेपोरेट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका इवेपोरेट होना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज द हाईली ह्यूमिड वेदर, इवेपोरेशन डिक्रीजेज एज द एयर इज हाईली सैचुरेटेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स तो हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाता है, फर्दर मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। द लास्ट फैक्टर इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो विंड स्पीड के साथ भी इवेपोरेशन में इंक्रीमेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा स्पीड से होता है। इन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोज ड्राइव फास्टर ऑन अ विंडली डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव्स अवे विद द विंड। या विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल भी उनके साथ ईजिली फ्लो कर जाएंगे और इवेपोरेशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो अब अगर हमें क्वेश्चन कंसीडर करें हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी इवेपोरेशन परफॉर्म होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट को, जो उसकी सराउंडिंग होती है वहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देता है। तो ऐसा स्टूडेंट इसलिए होता है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करते हैं तो वो अपने सराउंडिंग से क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से जब एनर्जी या हीट एनर्जी को चूँकि उसने एब्जॉर्ब किया है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है इस मॉलिक्यूल की, वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग बिकॉज द प्रोसेस रिक्वायर हीट एनर्जी, द एनर्जी इज टेकन अवे बाय द मॉलिक्यूल व्हेन दे कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस एंड दिस कॉज कूलिंग ऑन द ओरिजिनल सरफेस। तो स्टूडेंट कई बार जब हम स्प्रिट लगाते हैं अपने हैंड पे तो हमको काफ़ी कूल फील होता है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो स्प्रिट मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्प्रिट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और जब वो इवेपोरेट होते हैं तो वो जो सराउंडिंग है वहाँ की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे जो वहाँ की सराउंडिंग है या मॉलिक्यूल्स का जो क्लोज रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।